हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो कि 5 जून को है, उसके लगभग 70 दिन ही शेष बचे हुए हैं। तो प्रीलिमिनरी एग्जाम जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम है, तो इसको अच्छे तरह से अभ्यास करने के लिए 40 डे प्रोग्राम जो है हमारे द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसमें मेनली डेली बेसिस पे 25 क्वेश्चन पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सब टॉपिक के ऊपर जो है तैयार किए जाएंगे और इनका एनालिसिस किया जाएगा। तो आज जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं वो है मेनली इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से। तो आइए देखते हैं सिलेबस। तो इसमें मेनली जो सिलेबस है वो है बेसिक कंसेप्ट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ द इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज एंड ओजोन डिप्लीशन, environment and its components, ecology and functions of an ecosystem, terrestrial ecosystems, aquatic ecosystems, environmental problems, pollutants, climate change, acidification, eutrophication, ozone depletion, mitigation strategies, India and climate change। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है which of the following environmental terminology or terminologies are correctly matched with their definitions। तो फर्स्ट है निके, defined range of conditions that individual organism can tolerate। सेकेंड है habitat, developed due to regional and local variations। थर्ड है biome, temperature range, soil type, amount of light and water unique to particular place। तो इन डिफिनीशंस को समझने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि व्हाट इज द बायोम। अब बायोम क्या है? बायोम एक्चुअली बायोस्फीयर का पार्ट है जो कि एवरी बायोम यूनिक होता है। ये यूनिक ड्यू टू पर्टिकुलर फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल, वेजिटेशन। तो इन फैक्टर्स की वजह से एक यूनिक बायोस्फीयर का निर्माण होता है जिसको बायोम के नाम से जाना जाता है। अब एग्जाम्पल्स के तौर पे हो सकते हैं डिजर्ट बायोम, ग्रासलैंड बायोम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोम। तो इनमें जो मेजर डिफरेंस है वो है टेम्परेचर का, रेनफॉल का और सॉइल एज वेल एज जो है यहाँ पर अदर वेजिटेशनल फैक्टर्स। तो ये है बायोम। आइए देखते हैं क्या ये डिफिनीशंस करेक्ट है। तो टेम्परेचर रेंज, सॉइल टाइप, अमाउंट ऑफ लाइट एंड वाटर यूनिक टू पर्टिकुलर प्लेस। यस, दिस इज द राइट ऑप्शन। तो इसमें मेनली पूछा गया है कि विच इज द करेक्ट। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है इन द सेंस कि जो पहला ऑप्शन ए नंबर है वो इनकरेक्ट हो जाएगी क्योंकि इसमें थर्ड ऑप्शन है नहीं है। सेकेंड में थर्ड ऑप्शन दिया है, सी नंबर में भी थर्ड ऑप्शन जो है दिया है, डी नंबर में थर्ड ऑप्शन नहीं है। अब आइए देखते हैं फर्स्ट जो बी और सी में है वो फर्स्ट क्या है, कॉमन है इन द सेंस कि जो फर्स्ट है वो ऑलरेडी सही है। अब देखते हैं बी नंबर हैबिटाट। तो हैबिटाट को देखते हैं तो यहाँ पे है डेवलप्ड ड्यू टू रीजनल एंड लोकल वेरिएशन। सो विद इन द बायोम सम लोकल और रीजनल क्षेत्रीय विविधताओं के कारण जो है वो पर्टिकुलर हैबिटाट है। इन द सेंस कि विद इन द बायोम बहुत सारे हैबिटेट हो सकते हैं। तो ये भी इसका क्या है, सही है। निके, डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशंस दैट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट। तो निके क्या होता है कि जो रेंज है टेम्परेचर की, जो रेंज है पर्टिकुलर सॉइल टाइप, रेनफॉल पैटर्न, वेजिटेशनल, तो उस किस पर्टिकुलर रेंज तक वो टॉलरेट कर सकता है तो उसको कहते हैं निके। तो इन द सेंस बी नंबर इज द राइट आंसर। ऑल 1, 2 एंड 3 आर करेक्टली मैच्ड।
तो यहाँ यदि निके का जो है मीनिंग भी पता नहीं होता और हैबिटाट जो कि काफ़ी जनरल वर्ड है इसका पता होता तो भी इस आंसर को निकाला जा सकता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर नॉन एज ग्लोबल वार्मिंग, ड्यू टू दिस फेनोमेना which of the following organism would be impacted mostly and easily। तो इसमें ये जो टर्म्स हैं यूरीथर्मल, स्टेनोथर्मल, ऑटोट्रॉफ्स, बेंथिक एनिमल्स, ये मेनली इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड टर्म्स हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इन टर्म्स से जो है अवेयर होना बहुत ही जरूरी है। यूरीथर्मल होता है वाइड रेंज टेम्परेचर टॉलरेंस, वाइड रेंज टेम्परेचर टॉलरेंस, ठीक। तो इसमें क्या है, ऑर्गेनिजम्स जो है वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। स्टेनोथर्मल में क्या होता है, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। इसमें क्या है, नैरो रेंज। तो जो टेम्परेचर के बीच में जो गैप है वो यहाँ पे यूरीथर्मल जो है वाइड गैप को टॉलरेट कर सकते हैं। स्टेनोथर्मल क्या है, नैरो गैप को टॉलरेट कर सकते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, मेनली प्रोड्यूसर्स, तो इसमें यूरीथर्मल भी हो सकते हैं, स्टेनोथर्मल भी हो सकते हैं, मतलब ये ऑप्शन जो है रॉन्ग है। बेंथिक एनिमल्स जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनको बेंथिक एनिमल्स कहते हैं। इसमें भी कुछ यूरीथर्मल हो सकते हैं, कुछ स्टेनोथर्मल, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ड्यू टू द ग्लोबल टेम्परेचर, यानी यदि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग अगर होती है, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म वुड बी इम्पैक्टेड इजीली। तो ऑब्वियस जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर है, जो कम रेंज टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, इन द सेंस जो टेम्परेचर टॉलरेंस के बीच में जो गैप है वो स्टीनोथर्मल का क्या है, बहुत ही कम है। तो मोस्टली कौन अफेक्ट किया जाएगा, तो स्टीनोथर्मल जो है इससे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू डीकम्पोजिशन, विच ऑफ द टर्म्स आर करेक्टली मैच्ड विद देयर मीनिंग। तो कैटाबोलिज्म, जैसा कि ये टर्म से ही केमिस्ट्री से रिलेटेड टर्म जो है प्रतीत होता है। तो कैटाबोलिज्म होता है, तो इसका मीनिंग जो दिया है, परकोलेशन ऑफ वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इनटू सॉइल होराइजन। नेक्स्ट देखते हैं, लीचिंग डिग्रेडेशन ऑफ डेट्रिटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। फ्रेगमेंटेशन ब्रेक डाउन डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। तो ये होता है फ्रेगमेंटेशन काफ़ी जनरल वर्ड्स है, तो ये तो क्या है, सही है कि ब्रेक डाउन डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, कि बड़े पार्टिकल्स का छोटे पार्टिकल्स में टूटना फ्रेगमेंटेशन है। तो एक्चुअली जो ये वर्ड्स हैं ये डीकम्पोजिशन से रिलेटेड है। मेनली प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं और डीकम्पोजर्स होते हैं इकोसिस्टम में। तो इसमें मेनली पूछा गया है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ बताना है कि करेक्टली कौन कौन मैच्ड है। तो इसमें देखते हैं कि स्टेटमेंट थर्ड जो है वो करेक्टली मैच्ड है, इन द सेंस कि जो थर्ड है वो चारों में दिया हुआ है। तो इसके अलावा अदर्स टू को भी जानना होगा। तो लीचिंग क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ डेट्रिटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। एक्चुअली जो है ये है कैटाबोलिज्म में एक्चुअली क्या होता है, एंजाइम्स के थ्रू जो है ऑर्गेनिक मैटर्स को डिग्रेडेशन डेट्रिटस यानी ऑर्गेनिक मैटर्स को सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में तोड़ा जाता है। लीचिंग क्या होता है, लीचिंग होता है परकोलेशन ऑफ वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इनटू सॉइल। तो जो ये कैटाबोलिज्म है और जो लीचिंग है इनको इंटरचेंज कर दिया गया है। तो ओनली ऑप्शन थर्ड इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ हो जाएगा ओनली थर्ड करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, which of the following environmental conditions best suit for the decomposition of organic matter। तो लो टेम्परेचर
एंड प्रेजेंस ऑफ O2। प्रेजेंस ऑफ O2 यानी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जो डीकम्पोजिशन होता है वो हाई रेट होता है, परंतु लो टेम्परेचर में जो रेट होता है वो लो होता है। तो यहाँ बताना है मोस्ट सूटेबल कंडीशन, वार्म एंड ड्राई एनवायरनमेंट। तो वार्म इज गुड बट ड्राई इज नॉट गुड, बिकॉज इन ड्राई एनवायरनमेंट जो डीकम्पोजिशन होता है उसकी रेट क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट ऑप्शन इज, तो फर्स्ट इनकरेक्ट है, बी भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट, दिस इज द सूटेबल कंडीशंस, मतलब जो वार्म एनवायरनमेंट होना चाहिए साथ ही साथ मॉइस्ट एनवायरनमेंट होना चाहिए, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। मॉइस्ट एंड लो टेम्परेचर, जैसा कि यहाँ लो टेम्परेचर, तो ऑप्शंस ए और डी भी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following group is correct example of primary consumer। तो फाइटोप्लैंक्टन बर्ड्स, ग्रास हॉपर, तो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर नहीं बल्कि प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट इज रॉन्ग। कुछ बर्ड्स जो हैं प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी होते हैं, तो इसकी वजह से ये भी ऑप्शन हो जाएगा, ग्रास हॉपर इज अ प्राइमरी कंज्यूमर। यहाँ पे बी नंबर है मैन, काऊ, ग्रास हॉपर, तो काऊ और ग्रास हॉपर जो है प्राइमरी कंज्यूमर है, बट मैन इज सेकेंडरी कंज्यूमर, राइट। प्राइमरी बिकॉज मैन इज बोथ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, तो प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी है फिशेस, जू प्लैंक्टन एंड काऊ, तो यहाँ पे फिशेस क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। डी नंबर इज काऊ, ग्रास हॉपर एंड जू प्लैंक्टन, तो दीज ऑल आर द प्राइमरी कंज्यूमर, so D number option is the right option। Question number 6, which of the following options best expresses reason for global warming। फर्स्ट ऑप्शन इज प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन एटमोस्फेयर, तो क्या ओनली प्रेजेंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इज सफिशिएंट है, नहीं, तो इसमें क्या है, बेस्ट ऑप्शन अपन को चूज करना है, तो इसके लिए चार ऑप्शंस को रीड करना होगा। इंटेंस इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ये भी सफिशिएंट नहीं है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन बाय ग्रीन हाउस गैसेस, डी है एब्जॉर्प्शन ऑफ शॉर्ट वेव रेडिएशन बाय ग्रीन हाउस गैसेस, तो सी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सोलर रेडिएशन आती हैं वो शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है, परंतु जो रिफ्लेक्टेड की जाती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वो लॉन्ग वेव रेडिएशन होती हैं, और प्रेजेंस ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, तो इसके द्वारा क्या है, लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है एब्जॉर्ब की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग, ऑप्शन बी रॉन्ग, ऑप्शन सी इज द राइट एंड डी इज आल्सो रॉन्ग। To control the emission of ozone depleting substances which treaty was signed, तो यहाँ पे है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 1987 में साइन की गई रिलेटेड टू ओजोन डिप्लीशन। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस क्लियरली क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन बायोमैग्निफिकेशन एंड यूट्रोफिकेशन। तो यहाँ सबसे पहले समझ लेते हैं कि बायोमैग्निफिकेशन होता क्या है। तो बायोमैग्निफिकेशन इसमें मेनली क्या है कि जो डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर है वो वाटर बॉडी में होता है, वाटर बॉडी में, तो इसमें थ्रू द यूजिंग दिस वाटर वेस्ट न्यूट्रिएंट्स, थ्रू द वाटर दिस वेस्ट न्यूट्रिएंट्स, तो इसमें प्राइमरी जो है, इसमें प्राइमरी जो है प्रोड्यूसर्स के द्वारा यूज किया जाता है। अब दीज प्रोड्यूसर्स यूज कंज्यूमर्स, दीज प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो प्राइमरी कंज्यूमर्स का इनके द्वारा यूज किया जाता है। साथ ही साथ जो प्राइमरी कंज्यूमर्स के अलावा जो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल है सेकेंडरी कंज्यूमर्स के द्वारा
इस जो एज जो यूज किया जाता है एज अ फूड, तो इसमें क्या है, टॉक्सिसिटी, जो टॉक्सिसिटी लेवल है वो टॉक्सिसिटी लेवल है वो इंक्रीज होता चला जाता है, तो इसको कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। सेम केस क्या है, यहाँ पे है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का सीधा सा मतलब होता है, यूट्रोफिकेशन का सीधा मतलब होता है एजिंग ऑफ लैक। एजिंग ऑफ लैक मतलब लैक की जो है एजिंग, ये कैसे होता है, तो इसमें ड्यू टू इंक्रीजिंग फर्टिलिटी, जो वेस्ट मटेरियल्स है उसमें इंक्रीजिंग द न्यूट्रिएंट्स, तो इसकी फर्टिलिटी बढ़ने से इसमें ऑर्गेनिक जो है ऑर्गेनिक मटेरियल्स का लगातार डिपोजिशन होता चला जाता है, जिसके कारण इसका जो है लेवल बढ़ता हुआ चला जाता है। तो आइए देखते हैं इसकी मीनिंग्स को। तो बायोमैग्निफिकेशन रिफर्स टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक रिमेन्स ड्यू टू फर्टिलिटी इंक्रीज, while eutrophication refers to increase in concentration of toxicant at the successive trophic levels। तो इसमें क्या है, ये ऑप्शन इज रॉन्ग, क्योंकि इसमें बायोमैग्निफिकेशन और यूट्रोफिकेशन की जो डिफिनीशन हो इंटरचेंज कर दी गई है। बायोमैग्निफिकेशन इज नेचुरल एजिंग ऑफ लैक्स, while eutrophication refers to मेटाबॉलिज्म इन टॉक्सिक सब्सटेंस, ये भी है, इंटरचेंज है। बायोमैग्निफिकेशन मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक्स, while eutrophication refers to increase in concentration or deposition of organic remains due to fertility increase। This is the right option, जैसा कि अभी हमने देखा। नेक्स्ट ऑप्शन है बायोमैग्निफिकेशन रिफर्स टू न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट ऑफ वाटर, while eutrophication refers to passing harmful substances to higher level। This is also interchange। तो इस प्रकार से हमने बायोमैग्निफिकेशन और यूट्रोफिकेशन को समझा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, which of the following option clearly defines इकोटोन। अब इकोटोन क्या है, आइए देखते हैं। इकोटोन, इट इज अ रेंज अप टू which particular species can survive। No, this is the definition of Nicky। जैसा कि पहले क्वेश्चन में हमने देखा है डिफिनीशन ऑफ निकी, टॉलरेंस रेंज होती है। इट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, सर्विंग आल्सो स्ट्रक्चरल यूनिट। नो, दिस इज द डिफिनीशन ऑफ इकोसिस्टम। दिस इज डिफिनीशन ऑफ इकोसिस्टम। Large area having diverse climate, vegetational and soil conditions, this is the biome। This is definition of biome। Next है zone of junction between two or more diverse ecosystems। तो ये this is right option। दो इकोसिस्टम्स के बीच जो है एक ट्रांजिशन जोन होता है उसको इकोटोन कहते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है एक्वेटिक और टेरेशियल इकोसिस्टम्स के बीच में जो है एक इकोटोन की तरह काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस शोज मोस्ट एक्यूरेट डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेव। राइट, तो फूड चेन इज मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी फ्लो देन फूड वेव। नो, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। Food wave is more accurate representation because different tropics levels are interconnected in a more accurate way in food wave। Food chain illustrates all possible transfer of energy while food wave not। This is also wrong। Food wave represents all possible transfer of energy। Food chain represent only one part of food or energy flow while food wave illustrates all possible ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। दिस इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि फूड चेंज होता है वो वन पार्ट ऑफ फूड और एनर्जी फ्लो को दर्शाता है, जबकि फूड वेव में क्या होता है इंटरकनेक्टेडनेस अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी, फूड चेन प्रोवाइड्स मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल टू स्पीसीज कंपेरिजन टू फूड वेव। नो, फूड वेव प्रोवाइड्स मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें है विच फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर
करेक्ट रिगार्डिंग पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपवर्ड, ऑब्वियस जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होगी वो इस तरह से होगी अपवर्ड। यहाँ होंगे प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, राइट। तो इसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, अपवर्ड। रिफ्लेक्ट्स लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, सेकेंड ऑप्शन इज आल्सो राइट। रिफ्लेक्ट्स लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, energy pyramid is most suitable for comparing functional role of trophic level, so this is also the right. So option number D is the right option. All first, second and third are correct. Next question is match the following biotic interactions. तो इसमें है amensalism. For example, we don't know about amensalism, competition, mutualism. These are very जनरल वर्ड्स। कंपटीशन क्या होता है, यदि दो स्पीसीज के बीच कंपटीशन होगा तो दोनों को क्या होगा, हार्म होगा। तो यहाँ हो जाएगा बोथ स्पीसीज आर हार्म्ड, तो बी का क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा बी का 4। इन द ए और बी दोनों हो जाएंगे रॉन्ग। नेक्स्ट है म्यूचुअलिज्म, जब म्यूचुअल इंटरेक्शन होगा तो दोनों स्पीसीज को क्या होगा, बेनिफिट होगा, बोथ स्पीसीज बेनिफिट, तो सी का हो जाएगा फर्स्ट। इन द आंसर आ गया नंबर डी। तो अब इसको हम देख सकते हैं कि जो कमेंसलिज्म होगा, कमेंसलिज्म में क्या हो जाएगा, थर्ड, वन स्पीसीज बेनिफिट अदर अनअफेक्टेड, और अमेंसलिज्म में क्या हो जाएगा कि वन स्पीसीज हार्म्ड, अमेंसलिज्म मतलब ए नंबर का कि वन स्पीसीज हार्म्ड अदर अनअफेक्टेड। सो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। Next question is which of the following is or are functions of wetland ecosystem? Maintaining temperature of particular area, obvious, wetland, filtration of sediments, right, providing qualitative habitat, obvious, aquatic animals as well as terrestrial ecosystems को भी maintain करते हैं, floods mitigation, right, shoreline against erosion, ऑब्वियस, वेटलैंड्स जो है इरोजन को रोकते हैं। 6 है सोर्स ऑफ लाइवलीहुड टू लोकल पीपल। तो ऑल आर द करेक्ट ऑप्शंस, मतलब ऑल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो इस प्रकार से के क्वेश्चन यदि यूपीएससी में आते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो उनका आंसर होता हो ऑल ऑफ द एबव होता है, क्योंकि फंक्शंस ऑफ वेटलैंड इकोसिस्टम्स, इकोसिस्टम्स के जो हैं अनलिमिटेड फंक्शंस हैं। Whatever happening within the environment also fall under the ecosystem services। तो नेक्स्ट ऑप्शन है इस, ये क्वेश्चंस एक्चुअली अटेम्प्टेबल क्वेश्चन होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस को जो है नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंग्रोव फॉरेस्ट दैट आर पार्ट ऑफ वेटलैंड इकोसिस्टम, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इट। मैंग्रोव्स आर स्मॉल ट्री और श्रब्स दैट ग्रो इन फ्रेश वाटर। तो जैसे मैंग्रोव जो है कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं, तो ऑब्वियस ये सैलाइन वाटर में ग्रो होंगे, सैलाइन वाटर। तो यहाँ ये जो फ्रेश वाटर है ये हो जाएगा इनकरेक्ट। तो यहाँ पे बताना है अबाउट इट, कंसीडर द मैंग्रोव्स आर लिमिटेड टू ट्रॉपिक रीजन्स ओनली, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट। मेनली ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं, बट बियॉन्ड ट्रॉपिक रीजन आल्सो सब ट्रॉपिकल रीजन्स में भी पाए जाते हैं। मैंग्रोव्स एक्ट एज अ शील्ड अगेंस्ट स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स, दिस इज वेरी इजी स्टेटमेंट। मैंग्रोव्स हैव कॉम्प्लेक्स साल्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम, ऑब्वियस इनमें जो है साल्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम जो है पाया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए आर नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर द करेक्ट। तो यहाँ पे सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरल रीफ्स दैट आर पार्ट ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इट। कोरल्स आर मैराइन इनवर्टिब्रेट्स, कोरल सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट, कोरल रीफ्स प्रोवाइड मैनी सर्विसेज रेंजिंग फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी, फूड सोर्स टू कोस्टल प्रोटेक्शन। ये तो काफ़ी जनरल टर्म है,
जनरल डिफिनीशंस है और इसके इम्पोर्टेंस हैं। कोरल्स बिलोंग टू लार्ज ग्रुप ऑफ कलरफुल एंड फैसिनेटिंग एनिमल्स कॉल्ड सिंडेरिया। तो यहाँ पे हो जाएगा थर्ड इज द राइट ऑप्शन, तो करेक्ट बताना है। तो फर्स्ट में जो है यहाँ पे थर्ड नहीं है इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकेंड में थर्ड है, सी में थर्ड है और डी में थर्ड है। तो अपार्ट फ्रॉम थर्ड ऑप्शन इसके अलावा भी यहाँ पर जो है बताना होगा। तो इसके अलावा भी यहाँ जानकारी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो सेकेंड जो है कोरल सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट, ये ऑप्शन भी सही है। तो मतलब थर्ड के साथ साथ सेकेंड ऑप्शन भी सही है। तो सेकेंड और थर्ड सिर्फ एक ही ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसमें ये आंसर डी नंबर जो है हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शंस के थ्रू कुछ स्टेटमेंट्स की जानकारी ना होते हुए भी उसका आंसर हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पोटेंशियल इम्पैक्ट्स मे बी ऑन इंडिया ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ ये बताना है कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से है वो कौन कौन से इम्पैक्ट हो सकते हैं। इम्पैक्ट ऑन लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑब्वियस, यदि क्रॉप वैरायटी अफेक्ट की जाएगी, प्रोडक्टिविटी एज वेल एज प्रोडक्टिविटी ऑफ रिसोर्सेज, तो यहाँ पे ऑब्वियस जो है लिविंग स्टैंडर्ड्स जो है अफेक्ट होगा। फ्लक्चुएशन इन फूड प्राइजेस, ऑब्वियस यदि प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगी तो फ्लक्चुएशन होगा। अनइंटेंडेड इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट पॉलिसी, अब क्लाइमेट पॉलिसीज का जो इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा वो डेवलपमेंटल वर्क को जो है अफेक्ट करेगा। फॉलिंग ग्राउंड वाटर टेबल, ऑब्वियस प्रॉपर रेनफॉल न होने से ग्राउंड वाटर फॉल होगा। ट्रांस बाउंड्री वाटर मैनेजमेंट, तो यहाँ पर ट्रांस बाउंड्री वाटर मैनेजमेंट पर भी इफेक्ट पड़ेगा यदि ड्रॉट रिलेटेड कंडीशंस अराइज होगी। डिजीज बर्डन इंक्रीमेंट, ऑब्वियस ड्यू टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इंक्रीजिंग द पॉल्यूशन लेवल, डिजीज जो है इंक्रीज हो सकते हैं। तो ऑल ऑप्शंस आर द राइट ऑप्शंस, ऑल फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल द ऑप्शंस जो है करेक्ट होते हैं। अब ये टेक्निक जो है लगातार जो है प्रैक्टिस करने से डेवलप होती है। क्वेश्चन नंबर 17, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ओशियन एसिडिफिकेशन। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्स इन सी, वाटर फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड, डिक्रीजिंग ओशियन पीएच। तो किसी भी पीएच यदि घटता है तो एसिडिफिकेशन होता है, तो ऑब्वियस दिस इज द राइट स्टेटमेंट। ओशियन एब्जॉर्ब्स ओवर 25% ऑफ एंथ्रोपोजेनिक CO2 emissions फ्रॉम एटमॉस्फेयर ईच ईयर, दिस इज आल्सो राइट ऑप्शन। ओशियन एसिडिफिकेशन इम्पैक्ट्स negatively only aquatic ecosystem and no impact on terrestrial ecosystem। तो जो environment है वो interconnected है बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स एज वेल एज टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। सो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन बिकॉज environments जो है environments के जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस। एक्चुअली इसमें ऑप्शंस जनरेट करना जो है भूल गए हैं, तो यहाँ पे जो है ऑप्शंस जनरेट किए जा सकते हैं। ए नंबर हो सकता है, इसमें बताना है कि विच ऑफ स्टेटमेंट्स अबाउट ओशियन, तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट यदि बताना है तो वो हो जाएगा, फॉर एग्जांपल ए ले लेते हैं तो फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दिस इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अदर ऑप्शंस हम इनमें से रीसफल करके जनरेट कर सकते हैं। Next question is which one of the following factors is most important regulator of atmospheric CO2। तो इसमें यह बताना है कि जो एटमॉस्फेरिक CO2 है वो मोस्टली कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट है। तो एंथ्रोपोजेनिक बिल्ट मैकेनिज्म, नो। एंथ्रोपोजेनिक यानी मानव के द्वारा कितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली जाए पर उसका जो है CO2 का नेचर के बराबर रेगुलेशन नहीं किया जा सकता। रिवर्स एंड लेक कंबाइंडली, दिस आल्सो ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ओशियंस, यस। ओवरऑल एटमॉस्फेरिक CO2, तो जो ओशियंस में है मोर देन 71% ऑफ एटमॉस्फेरिक CO2 जो है ओशियंस के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, इसलिए ओशियंस जो है लार्जेस्ट बेसिन या सिंक जो है वो CO2 एब्जॉर्प्शन के लिए माना जाता है। फॉरेस्ट ऑन लैंड सरफेस, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट।
क्योंकि इसमें ओशियंस जो है बिगेस्ट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर बताना था वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटर, तो ओशियन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट इकोसिस्टम सर्विसेज। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्लड कंट्रोल, ऑब्वियस इकोसिस्टम सर्विसेज, क्रॉप्स वैरायटी यस, सॉइल का फॉर्मेशन यस, मेंटेनिंग ग्राउंड वाटर लेवल यस, साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ऑब्वियस यदि इकोसिस्टम सर्विसेज अच्छी होंगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अच्छा होगा, ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड्स अच्छा होगा। तो यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो ऑब्वियस जितने भी साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं वो नेचर बेस्ड रिसोर्सेज पे ही किए जाते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पर कन्फ्यूजन जो है क्रिएट करने की कोई भी इशू नहीं है। तो इस प्रकार से इसके जो आंसर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑल फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स आर इकोसिस्टम सर्विसेज। तो इस प्रकार से सभी इकोसिस्टम सर्विसेज हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है टू मैनेज स्ट्रेसफुल अबायोटिक कंडीशंस ऑफ पर्टिकुलर हैबिटाट ऑर्गेनिजम्स कैन एडॉप्ट फिच मैकेनिज्म और मैकेनिज्म्स। अब स्ट्रेसफुल कंडीशंस क्या हो सकती हैं कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर या फिर डिक्रीजिंग वेरी सीवरली टेम्परेचर, रेनफॉल, वेजिटेशनल प्रॉब्लम्स, तो इससे रिलेटेड वाटर प्रॉब्लम्स, तो इससे रिलेटेड इसको मैनेज करने के लिए तो है फर्स्ट ऑफ एवरीवन नो दिस इज द वेरी जनरल टर्म माइग्रेशन। तो जैसे कि बर्ड्स जो है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट या विद इन द कंट्री एक हैबिटाट से दूसरे हैबिटाट में जो है माइग्रेट करते हैं, तो इस प्रकार से माइग्रेशन इज द राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन थर्ड, तो पहले में ऑप्शन थर्ड नहीं है, सेकेंड में भी नहीं है, तो इस प्रकार से ओनली तो डी, सी और डी हमारे पास ऑप्शंस जो है बचते हैं। तो इसमें से थर्ड ऑप्शन के अलावा जो है यहाँ पर अन्य दो के बारे में भी किसी एक के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो यहाँ पे रेगुलेटर, एक्चुअली रेगुलेटर क्या होता है, मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना रेगुलेटर होता है। इसी प्रकार कन्फर्म होता है चेंजिंग द फिजियोलॉजिकल और टेम्परेचर्स ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ये सभी मैकेनिज्म्स जो है अपनाई जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट